Hello everyone, welcome to my channel Sahi Khata Bhahi Khata. In this video we will understand profitability ratios as a part of financial analysis. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, समझेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस का ही पार्ट है। और स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का मतलब है कि हम ये एनालाइज करने जा रहे हैं कि किसी फर्म की, किसी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं डिफरेंट टर्म्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम ये समझने जा रहे हैं कि किसी फर्म में या बिजनेस में सेल्स की तुलना में या उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा है उसकी तुलना में उसकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। तो उसके लिए जो हम रेशियोज निकाल रहे हैं उनको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि रेशियो एनालिसिस का पार्ट है और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, यानी कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एनालाइज द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट और मेकिंग प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम दो तरह से समझ सकते हैं या दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम अर्निंग कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं दो तरह से। यानी कि जब हम कंपेयर करें कंपनी के प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को सेल्स के बेसिस पर, या फिर हम कंपेयर करें कि कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उस बिजनेस में, उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, कितना प्रॉफिट अर्निंग हो रही है उस बेसिस पर। तो इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के दो बेसिस आते हैं हमारे पास, हमारे सामने, सेल्स बेसिस और कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस। यानी कि सेल्स बेसिस मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो रहा है उसकी तुलना में फर्म की कैपेसिटी कैसी है प्रॉफिट मेकिंग की। यानी कि सेल्स बेसिस यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि फर्म का प्रॉफिट डिफरेंट टर्म्स में कैसे निकल रहा है, कितना हो रहा है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी कैसी है। दूसरा बेसिस हमारा आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस, यानी कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी कि बिजनेस में जो पैसे लगाए हुए हैं, जो पूंजी निवेश करा गया है, उसकी तुलना में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, जो शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाया उसकी तुलना में, और जो कंपनी ने टोटल अमाउंट लगाई हुई है, इन्वेस्टेड करी हुई है बिजनेस एक्टिविटीज में, उसकी तुलना में। दो हमारे बेसिस हुए फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, सेल्स बेसिस यानी कि रेवेन्यू बेसिस और कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस। स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था बिजनेस में। यानी कि हमने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसी से हम रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वही बेसिक हमारा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था अकाउंटेंसी में कि बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है वो किस तरह से बनता है, और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक हमारा वहीं से आ रहा है, उसी को हम यूज कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, फर्स्ट पार्ट में जो कि सेल्स बेसिस है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम देखते हैं कि एक बार रिवाइज करते हैं, रिवाइंड करते हैं एक बार हम अपने आप को, अपनी कॉन्सेप्ट्स को, कि जो हमने लास्ट ईयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा था उसमें कौन से बेसिक एलिमेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मेट गिवन है जो कि मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन ली है, उसमें ज्यादा उसमें कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है ये। तो देखा था आपने कि पहले कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है लोअर पोर्शन होता है इनकम स्टेटमेंट का, और ट्रेडिंग अकाउंट अपर पोर्शन होता है। उसके बेसिस हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है जो कि अपर पोर्शन है, उसमें ट्रेड साइड में सेल्स होती है, या सेल्स मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद जो सेल्स आ रही है वो सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में और डेबिट साइड में होता है
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि परचेज या प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, लेबर एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस, फ्यूल एक्सेट्रा। जिनका संबंध प्रोडक्शन और परचेज से होता है वो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सेल्स हुई और जो स्टॉक अनसोल्ड रहा, क्लोजिंग स्टॉक रहा, उसको क्रेडिट साइड में शो करा। और ये हमारी हुई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस करने के बाद क्या आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, जो हम कभी यूज कर सकते हैं बाद में। और इससे हमें क्या पता चल रहा है? इस अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चल रहा है। तो ये हो गया सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चला। और अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, क्योंकि हमें पता करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आया हुआ प्रॉफिट जिसका संबंध बिजनेस के ऑपरेशन से है, बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने से है। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस की एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस कैसे हैं? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। उनको माइनस करने के बाद क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम बिजनेस के जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जब उनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम कुछ चीजें और माइनस करेंगे या एडजस्ट करेंगे, तब हमारा आता है नेट प्रॉफिट। देखते हैं इसको। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो जो सारे एक्सपेंसेस हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए रेगुलरली होते हैं, उनको माइनस करने के बाद क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, यानी कि बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे हम। और अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट का मतलब है कि अब इसके बाद कोई भी एक्सपेंस माइनस करने के लिए नहीं है। तो इसमें से हम वो सारे एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, और वो इनकम एडजस्ट कर सकते हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग है। तो सेल्स के अलावा जो भी रिसीविंग होती हैं, इनकम होती है, वो कैसे होती हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। जैसे कि रेंट रिसीव करा हमने, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ, जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग बेची, मशीनरी बेची, उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो कैसा है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो उसको हमने ऐड कर दिया क्रेडिट साइड में। इसी तरह से हमने डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं, जैसे कि लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, या लॉस बाय थेफ्ट हो गया। इस तरह की चीजें कैसी जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, जो कि बिजनेस में जनरली नहीं होती हैं और वो कभी कभी होती हैं। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से उनका संबंध नहीं है, इसलिए वो नॉन ऑपरेटिंग कहला रही हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमारी बाद में भी काम आने वाली है कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में। इस बात को याद रखेंगे कि जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो अदर आइटम्स हैं जो नॉन ऑपरेटिंग हैं उनको हम एडजस्ट करने के बाद क्या लाते हैं? नेट प्रॉफिट लाते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट चल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, फिर इसमें से हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडजस्ट किए, तो हमारा आया नेट प्रॉफिट। हमारे पास तीन तरह का प्रॉफिट हो गया है स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के हिसाब से: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी जो हमारी लास्ट ईयर के सिलेबस से आ रही है, 11th क्लास के सिलेबस से आ रही है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको हमें यूज करना है जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स।
तो स्टूडेंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में क्या है, 4 टाइप्स के रेशियोज आ रहे हैं। पहला आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब है कि वी आर गोइंग टू एनालाइज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो इसका फॉर्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो रिटर्न्स होगी उसको हम एडजस्ट कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी, नेट सेल्स होगी। तो ये पहला फॉर्मूला आता है हमारा सेल्स बेसिस के आधार पर, यानी कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये रेशियोज आएंगे परसेंटेज में। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट को लिया, फर्स्ट फॉर्मूला में यूज किया, तो कॉन्सेप्ट हमारी यहां से आ रही है, इसकी परसेंटेज पता कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब हम यूज करने वाले हैं नेट प्रॉफिट को सेकंड फॉर्मूला में, जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। ये तो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखी है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सिर्फ इसको यूज करना है हमें अकाउंटिंग रेशियोज में। तो सेकंड फॉर्मूला हमारा बन रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट को हम ले लेंगे यहां से, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला बन रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो हमने यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया, यहां प्लेस कर दिया, सेल्स से डिवाइड किया, नेट सेल्स से डिवाइड किया और इनटू 100 किया, तो हमारा ये रेशियो बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। स्टूडेंट्स इसी के साथ एक बात आती है ऑपरेटिंग रेशियो की, और ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है कि बिजनेस को चलाने के कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं एज कंपेयर टू नेट सेल्स, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है बिजनेस को चलाने की, यानी कि प्रोडक्शन करने की, परचेज करने की, और साथ ही साथ बिजनेस को ऑपरेट करने की जो एक्टिविटीज है उनमें जो खर्चा हो रहा है वो कितना है एज कंपेयर टू नेट सेल्स। तो इसके दो फॉर्मूलाज बनते हैं और दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, पहला फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है हमने ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करें और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करें, जो कॉस्ट बनेगी वो क्या कराएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कराएगी। इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं, यानी कि हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लें, फिर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लें, तो हमारा क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है सेल्स बेसिस की, जिसमें हम यूज कर रहे हैं जनरली समझने के लिए। मैंने 11th क्लास का प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट लिया है, जिसमें आपने ग्रॉस प्रॉफिट देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा और नेट प्रॉफिट देखा, और इनको यूज करा आपने टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ऑल द मनी और रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज लगाए गए हैं उनके टोटल को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल मतलब पूंजी और एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टेड। तो जो भी कैपिटल लगाई गई है बिजनेस एक्टिविटीज में उसको हम जनरली क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी और बिजनेस। तो हमारा बेसिस दूसरा वाला आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लें कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली 3 फॉर्मूलाज हैं जो ज्यादा यूज होते हैं।
और ये मेंशन कर दिया मैंने आपके लिए ABC। जैसी इंफॉर्मेशन होगी केस में, क्वेश्चन में, उसको हम वैसा यूज कर लेंगे। और जनरली जो इंफॉर्मेशन होगी वो इन्हीं फॉर्मूलाज की होगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ लेना है। अगर गिवन है तो कोई बात ही नहीं, अदरवाइज हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में या फिर केस में, जैसा भी गिवन है। तो पहला फॉर्मूला इसका बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड का शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी कंपनी की बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है उसको समझ चुके हो, और उसमें शेयर होल्डर्स फंड में जो चीज शामिल होती है उनमें आप नॉन करेंट लायबिलिटीज ऐड कर देते हो। तो पहला फॉर्मूला बनता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी कि फिक्स एसेट्स में हमने करंट एसेट्स ऐड करी और करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। फिर तीसरा फॉर्मूला हमारा आता है जो कि जनरली यूज होता है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में आपको पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कर देंगे। फिर रिटेन अर्निंग का मतलब है कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसका सरप्लस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। तो लास्ट ईयर की कोई अर्निंग्स बची हुई हैं कंपनी के अकाउंट्स में, रिजर्व में, तो उनको ऐड कर देंगे। प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे डिवेंचर्स वगैरह हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम ऐड कर देंगे। फिर हम माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि आर्टिफिशियल एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को। और फिक्टिशियस एसेट का मतलब है कि फिक्टिशियस एसेट का मतलब है कि वो सारी एक्सपेंसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस, जो कि अकाउंटिंग वैल्यू तो रखती है लेकिन उनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है और ना ही कोई उनका कोई रिलेशन हो सकता है कैश में। जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। इसी तरह से कोई नॉन ऑपरेटिंग एसेट हो सकती है हमारी, जैसे कि डिफर्ड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है। इस तरह की चीज कैसा है हमारी नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में आती है। तो इस तरह की चीज जिनके बदले में कोई अमाउंट रिलायस नहीं हो सकते, जिनकी सिर्फ अकाउंटिंग वैल्यू है, आर्टिफिशियल वैल्यू है, उनको हम लेस कर देंगे। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। तो ये फॉर्मूलाज हो गए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इनके आधार पर हमें कैसे पता करना है कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है बिजनेस की। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं कि हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पहले हम देखते हैं इसमें जैसे फॉर्मूलाज हमें कैलकुलेट करने हैं, तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। 4 इसमें थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में, और 4 फॉर्मूलाज है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो टोटल हमारे फॉर्मूलाज जनरली बनते हैं 8 फॉर्मूलाज। तो 8 फॉर्मूलाज आपको कैलकुलेट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और कैपिटल एम्प्लॉयड कलेक्टिवली। तो इसमें पहला फॉर्मूला बनता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कितना रिटर्न हो रहा है जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है बिजनेस एक्टिविटीज में टोटली। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमने इस तरह से कैलकुलेट करी होगी क्वेश्चन में, इनटू 100। तो यानी कि हमें जो प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो डिवेंचर्स पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर, जो कंपनी ने टैक्स दिया है वो भी ऐड कर देंगे, और जो डिविडेंड दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है या फिर इंटरिम डिविडेंड दिया है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया है, उसको भी हम ऐड कर देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किस तरह से हम रेशियो का फॉर्मूला बना रहे हैं, उनको कैसे यूज करना है। सो प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट हमारा आता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि EPS। तो इस रेशियो में हम ये एनालाइज करने जा रहे हैं कि
जितने इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के, उनके हर शेयर पर कितनी अमाउंट अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट बन रहा है। यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी जो है वो हर एक शेयर पर कितना पैसा कमा रही है एज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। यानी कि जो दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स होते हैं वो असली ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो जो अमाउंट नेट प्रॉफिट की आ रही है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कर देंगे और जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस कितनी जा रही है कंपनी की। और हम कंपेयर कर लेंगे लास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से, या फिर किसी दूसरी कंपनी के शेयर से या अर्निंग कैपेसिटी से। ईपीएस के बाद बात करते हैं डिविडेंड पर शेयर की, यानी कि डीपीएस। डीपीएस का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, यानी कि जरूरी नहीं कि जो प्रॉफिट कमाया हो कंपनी ने उतना सारा प्रॉफिट एज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। तो स्टूडेंट जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आएगा डिविडेंड पर शेयर डीपीएस। इसका फॉर्मूला बनना है इक्विटी शेयर डिविडेंड, यानी कि जो अमाउंट प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करी गई है उसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पर, शेयर से। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम पता कर रहे हैं कि पर इक्विटी शेयर कितना डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को एक शेयर पर कितना अमाउंट डिविडेंड के रूप में मिल रहा है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिविडेंड पर शेयर यानी डीपीएस में। फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू और आता है जिसमें हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का और जो अर्निंग पर शेयर है उसका रेशियो क्या चल रहा है। यानी कि जो शेयर का मार्केट प्राइस है, जो शेयर होल्डर ने खरीदा है मार्केट से प्राइस में शेयर, उसकी तुलना में उसको कितनी अर्निंग हो रही है, तो कितना पैसा लगा के कितना पैसा उसे मिल रहा है पर शेयर, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी कि शेयर का जो मार्केट में कितना प्राइस है, वो शेयर कंपनी का कितने रुपए का मिलेगा मार्केट से, यानी कि शेयर मार्केट से। तो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो ये हमारा जो ये तीनों जो रेशियो निकलेंगे वो किस में निकलेंगे, रुपीज में निकलेंगे, और ये निकलेगा परसेंटेज में। तो ईपीएस निकलेगा रुपीज में या फिर अमाउंट में, और डीपीएस भी निकलेगा रुपीज में या जिस कंट्री की बात हो रही है उस कंट्री की करेंसी में। और प्राइस अर्निंग रेशियो भी किस में निकलेगा, एक तरह से रेशियो में निकलेगा, प्रोपोर्शन में निकलेगा। तो स्टूडेंट ये सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के, और इनको हम समझेंगे क्वेश्चन करते हुए और उनको यूज करते हुए और उनको अकाउंटेंसी के प्रोसेस में, फाइनेंशियल एनालिसिस में यूज करते हुए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसका पार्ट है, रेशियो एनालिसिस का पार्ट है, और दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में 4 रेशियोज आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस 4 टाइप्स के रेशियोज आते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, अर्निंग पर शेयर EPS, डिविडेंड पर शेयर DPS, प्राइस अर्निंग रेशियो EPR कह सकते हैं आप या PER कह सकते हैं। और ये हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट पता करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करा, नेट प्रॉफिट पता करा, और इसको यूज करा हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। और स्टूडेंट्स कॉमन सेंस की बात है कि जितना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, जितना नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा वो अच्छा माना जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हायर होने चाहिए तो बेहतर माने जाएंगे, जबकि कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसा होना चाहिए,
लोअर माना जाना चाहिए, लोअर होना चाहिए। इसी तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होना चाहिए, यानी कि हायर होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर हायर होनी चाहिए, डिविडेंड पर शेयर हायर होना चाहिए, और इसको बैलेंस होना चाहिए, यानी कि मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर में बैलेंसिंग रिलेशन होना चाहिए, यानी कि जो अर्निंग होती है वो मार्केट के कंपैरिजन में सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी प्रेजेंटेशन थी, एक्सप्लेनेशन थी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको एजुकेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सही खाता भाई खाता। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।